विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 4 रोजनामचा यानी जनरल के अंदर आज अपने जनरल एंट्री का एक सवाल करेंगे। और सबसे पहले थोड़ा सा रोजनामचे के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, जनरल यानी रोजनामचे का अर्थ क्या होता है? तो उधार जमा के नियमों के आधार पर, किसके नियमों के आधार पर? उधार जमा के नियमों के आधार पर हिसाबी व्यवहार की नामा की प्रथम बही में लेखा करने की प्रक्रिया अर्थात रोजनामचा। यानी उधार जमा के नियमों के आधार पर जो अपने धंधे के आर्थिक व्यवहार है, उन आर्थिक व्यवहारों को सबसे पहले जिस बही के अंदर लिखा जाता है उस बही को अपने क्या कहते हैं? रोजनामचा कहते हैं। रोजनामचे को नींव की बही या मूलभूत बही कहते हैं। और ये जो है ये धंधे का प्राथमिक चौपड़ा कहलाता है, यानी प्रथम चौपड़ा है। ओके, रोजनामचे को धंधे का प्राथमिक चौपड़ा कहते हैं। रोजनामचा तैयार करने से पहले सबसे पहले कच्ची टिप्पण की जाती है। कच्ची टिप्पण यानी कच्ची नोंद जो की जाती है, जिसे टांचण या टिप्पण कहते हैं। तो रोजनामचा हमेशा कच्ची टिप्पण या फिर वाउचरों के ऊपर से क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। आपके धंधे के अंदर होने वाले जितने भी व्यवहार हैं, चाहे वो खरीदी से संबंधित हो, बिक्री से संबंधित हो, खर्च से संबंधित हो, आय से संबंधित हो, या संपत्ति के व्यवहार हो, या दायित्व के व्यवहार हो, उन सभी व्यवहारों की नोंद सबसे पहले कच्ची एक टिप्पणी तैयार कच्ची नोंद तैयार की जाती है, जिसे अपने टाचन या टिप्पण कहते हैं। या फिर धंधे के अंदर जो वाउचर होते हैं उन वाउचरों को तारीख के अनुसार क्रम में रखा जाता है और वाउचरों के ऊपर से फिर क्या किया जाता है? रोजनामचा तैयार किया जाता है। इस रोजनामचे के अंदर सभी प्रकार के व्यवहारों का लेखा किया जाता है। किसको छोड़कर? सिर्फ और सिर्फ गैर आर्थिक व्यवहारों को छोड़कर, गैर आर्थिक या बिन आर्थिक व्यवहारों को छोड़कर जितने भी धंधे के व्यवहार हैं उन सभी व्यवहारों का लेखा रोजनामचे के अंदर किया जाता है। रोजनामचे में सबसे पहले व्यवहारों को लिखा जाता है, इसके लिए उसको प्राथमिक मूलभूत बही या नींव की बही कहते हैं। और ये रोजनामचे का चौपड़ा जो होता है वो धंधे का प्राथमिक चौपड़ा कहलाता है। क्लियर? राइट। अब रोजनामचे के फॉर्मेट को अपने व्यवस्थित समझते हैं कि रोजनामचा का फॉर्मेट किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है। सबसे पहले टाइटल दे देंगे, श्री करके यहाँ पर व्यक्ति का नाम लिखना है। ओके, फिर का रोजनामचा। फॉर एग्जांपल जयेश के बही में बना रहे हो तो लिखेंगे श्री जयेश का रोजनामचा। फॉर्मेट के अंदर देखें तो पहला कॉलम कौन सा है? तारीख का, उसके बाद विवरण, उसके बाद खाता पृष्ठ, फिर उधार रकम, जमा रकम। ओके, तो जब भी आपको इस प्रकार के कॉलम तैयार करने हैं तो यहाँ तारीख ना दी हो तो आप क्रम लिखेंगे, तारीख दी हो तो तारीख लिखेंगे, तारीख जब दी हो तो वर्ष को आप स्टार्टिंग में लिख देंगे, उसके बाद महीना और उसके बाद उसकी तारीख। राइट। विवरण के अंदर अपने खाता उधार और जमा को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जयेश का खाता उधार हो तो यहाँ लिखेंगे जयेश खाता और यहाँ लिखेंगे उधार। क्लियर? अगर जमा हो तो जमा के बदले अपने का शब्द का यूज करते हैं। का ये क्या दर्शाता है कि यह खाता क्या है? जमा है। उसके बाद नीचे विवरण लिखा जाता है, यानी नरेशन लिखी जाती है, यानी ये व्यवहार किससे संबंधित है उसको शॉर्ट में यहाँ पर लिखना जरूरी है। खाता पृष्ठ के अंदर जो खाते का पृष्ठ नंबर होता है उसको लिखा जाता है, पेज नंबर लिखा जाता है, जो आपको इस एग्जाम के अंदर दिया जाता नहीं है, इसके लिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ उधार रकम, उधार खाते की रकम उधार में लिखेंगे और जमा की रकम जमा खाते के अंदर लिखेंगे। राइट। तो इस फॉर्मेट के ऊपर से अपने एक सवाल करते हैं। पेज नंबर 102 पे दिया हुआ सवाल नंबर 6। ये जो सवाल दिया है वो आपका पूंजी और आहरण से संबंधित व्यवहार इसके अंदर दिए गए हैं। तो पूंजी और आहरण से संबंधित व्यवहारों के अंदर सबसे पहले देखो कि व्यवहार के अंदर पूंजी और आहरण से संबंधित जो सवाल दिया होता है का पेज नंबर 102 पे दिया गया सवाल नंबर 6, जिसके अंदर पूंजी और आहरण से संबंधित व्यवहार दिए गए हैं। तो सवाल को करने से पहले सबसे पहले पूंजी और आहरण से संबंधित व्यवहारों को व्यवस्थित समझ लेते हैं कि कौन सा खाता उधार होगा, कौन सा खाता जमा होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आप जानते हो कि धंधे का मालिक धंधे में नकद माल या संपत्ति जब लाता है तो उस समय क्या होता है? उसे अपने क्या कहते हैं? धंधे की पूंजी कहते हैं। तो जब भी धंधे का मालिक धंधे के अंदर नकद या माल संपत्ति जो लाए तो जो लाता है उसके खाते क्या होगा? उधार होगा। और पूंजी खाता क्या होगा? जमा होगा। ओके, जैसे रुपये 10,000 लाकर व्यवसाय प्रारंभ किया तो यहाँ रोकड़ लाए तो रोकड़ खाता उधार होगा और पूंजी खाता क्या होगा? जमा होगा। यदि माल लाए तो माल स्टॉक खाते उधार होगा, संपत्ति लाए तो संपत्ति खाते उधार होगा और पूंजी खाता क्या होगा? जमा होगा। यहाँ पूंजी खाता जमा इसके लिए होता है क्योंकि धंधे का मालिक धंधे को क्या करता है? रकम देता है। तो धंधे का मालिक देने वाला है। देने वाला होने से पूंजी खाते में कौन सा नियम लगेगा? व्यक्तिगत खाते का नियम लगेगा। देने वाले खाते क्या करेंगे? जमा करेंगे। और यहाँ ये सभी संपत्ति यानी माल संपत्ति खाते का नियम लगेगा कि आए तो उधार करें, जाए तो जमा करें। तो ये सभी धंधे के अंदर आ रहा है, इसके लिए उसको क्या करेंगे? उधार करेंगे। राइट।
तो जो भी धंधे के अंदर आए उसको उधार करें और पूंजी खाते को हमेशा जमा रखें। एक चीज़ खास ध्यान रखें कि कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट, पूंजी खाता हमेशा क्या होता है, जमा ही होता है। आहरण की बात करें तो धंधे का मालिक धंधे में से अपने निजी उपयोग के लिए फॉर हिज पर्सनल यूज नकद माल या संपत्ति ले जाए तो उसे अपने क्या कहते हैं, आहरण कहते हैं। तो जब भी आपको किसी भी व्यवहार में निजी उपयोग के लिए नकद या माल संपत्ति ले जाने को कहा हो तो उस समय आहरण खाता क्या करेंगे, उधार करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आहरण खाता जो है वो धंधे का मालिक धंधे में से ले रहा है, यानी वो कौन है, पाने वाला है। तो पाने वाले खाते क्या करेंगे, उधार करेंगे, और जो ले जा रहा है उसके खाते क्या करेंगे, जमा करेंगे। यहाँ चीज खास ध्यान रखनी है कि धंधे का मालिक ही धंधे में से नकद माल या संपत्ति ले जाए तो उसे आहरण नहीं कहते। धंधे के मालिक से संबंधित अन्य व्यक्ति भी हो, धंधे का मालिक हो, मालिक की पत्नी हो, उसका पुत्र हो, पुत्री हो, या फिर जीवन बीमा प्रीमियम हो या आयकर हो, जो धंधे के मालिक से रिलेटेड जो भी चीजें होती है तो उसमें समय भी आहरण खाता क्या करेंगे, उधार करेंगे। और नकद में ले जाए तो नकद खाता जमा करेंगे, माल में ले जाए तो माल खाता क्या करेंगे, जमा करेंगे। क्लियर? इसी से रिलेटेड एक सवाल अपने करते हैं, पेज नंबर 102 पे दिया गया सवाल नंबर 6। तो चलिए पहला व्यवहार क्या दिया गया है, आप किताब में से देखिए। आपको वर्ष दिया है 2014, तो सबसे पहले यहाँ पे अपने वर्ष लिख देंगे 2014। तारीख दी है कौन सी, जनवरी 1, तो यहाँ पर एक ही बार आपको महीना लिख देना है, जनवरी 1। क्लियर? तारीख के अंदर रुपये 10,000 का माल स्टॉक, 15,000 रोकड़, 5,000 का फर्नीचर और 10,000 देनदार लाकर क्या किया, धंधा शुरू किया। ओके, यानी धंधे के अंदर क्या क्या आ रहा है, माल स्टॉक आ रहा है, रोकड़ आ रही है, फर्नीचर आ रहा है, देनदार आ रहे हैं। तो जो आ रहा है उसके खाते क्या करेंगे, उधार करेंगे, और पूंजी खाता क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो अपने लिखेंगे, अब लिखना कैसे खास ध्यान रखें, उधार की जो चीज़ है वो इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अपने माल स्टॉक खाते उधार क्या लिखेंगे, माल स्टॉक खाते उधार, उधार को यहाँ पे ऊ करके लिख देंगे। फिर क्या आ रहा है, रोकड़ आ रही है, तो इसके नीचे उधार की रकम, उधार के जो खाते हैं उधार के नीचे लिखेंगे, उधार खाते, यानी रोकड़ खाते क्या करेंगे, उधार। फिर क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर खाते उधार। फिर क्या आ रहा है, धंधे के अंदर देनदार है, तो देनदार का खाता भी उधार करेंगे, तो लिखेंगे देनदार खाते उधार। और धंधे में आ रहा है, इसके लिए कौन सा खाता जमा होगा, पूंजी खाते का। अब का या जमा की रकम जब लिखो तो यहाँ थोड़ा सा गैप छोड़ के लिखना है, पूंजी खाते का। क्लियर? ये का क्या दर्शाता है कि ये खाता क्या है, जमा है। राइट? अब अपने रखेंगे माल स्टॉक उधार है, तो माल स्टॉक की रकम कितनी है, 10,000। उसके बाद रोकड़ की रकम कितनी है, 15,000। उधार की रकम उधार में लिखेंगे, जमा की रकम जमा में लिखेंगे। फर्नीचर कितना है, 5,000 का, और 10,000 के क्या है, देनदार है। यानी टोटल धंधे के अंदर कितना ला रहा है, 10 और 15 25, 5 30 और 10 40। तो यहाँ लिखेंगे अपने 40 जमा पक्ष में। क्लियर? उधार जमा दोनों का योग हमेशा समान होना चाहिए। फिर यहाँ विवरण करके लिखेंगे, आप कोष्टक करके यहाँ लिखेंगे, विवरण शॉर्ट में लिख देंगे वी। विवरण में क्या लिखना है कि आप धंधे में क्या ला रहे हो उसको शॉर्ट में लिखना है, तो स्टॉक, रोकड़, फर्नीचर, देनदार लाकर धंधा शुरू किया, लाकर धंधा शुरू किया। क्लियर? तो इस प्रकार आपको व्यवहार का रोजनामचा लिख देना है। जैसे व्यवहार आपका पूरा हो जाए उसके नीचे आप लाइन कर दो, इसका मतलब ये व्यवहार आपका पूरा हो गया। तो यहाँ छोटी सी अंडरलाइन आपको कर लेनी है विवरण के अंदर। क्लियर? तो ये आपका पहला रोजनामचा हुआ। दूसरे में आपको दिया है, निजी मोटर कार 80,000 में बेचकर 50,000 रोकड़ धंधे में लाए। अब ये खास ध्यान रखो कि कितने में बेचा उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, जो रकम धंधे के अंदर आती है या धंधे में से जाती है उनका ही अपने क्या करते हैं, लेखा करते हैं। तो यहाँ धंधे में क्या आ रहा है, 50,000 रोकड़ धंधे में क्या कर रहा है, ला रहा है। तो धंधे में ला रहा है, क्या ला रहा है, रोकड़ ला रहा है। तो रोकड़ खाते क्या होगा, उधार, यानी नकद खाते क्या करेंगे, उधार, और पूंजी खाते क्या करेंगे, जमा करेंगे, क्योंकि चीजें क्या कर रही है, मालिक धंधे के अंदर ला रहा है। तो तारीख कौन सी है, 12, तो यहाँ रखेंगे 12। यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाते उधार,
रोकड़ खाते उधार पूंजी खाते का, पूंजी खाते का। कितनी रकम धंधे में ला रहा है वो? 50,000। तो 50,000 से लेखा किया जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 50,000 50,000। फिर लिखेंगे विवरण, क्या लिखेंगे? रोकड़ धंधे में लाए। ओके, विवरण के समय हमेशा शॉर्ट में विवरण आपको लिखने का, रोकड़ धंधे में लाए। ये हो गया आपका दूसरा व्यवहार पूरा। चलिए अब तारीख कौन सी दी हुई है आपको? 13। तो 13 तारीख का लिखेंगे। घर खर्च के लिए 1,000 बैंक से क्या किए? निकाले। राइट है। अब घर खर्च यानी आपका क्या हुआ? धंधे के मालिक के निजी खर्च हुआ ये। तो कौन सा खाता उधार करेंगे? निजी खर्च हो तो आहरण खाता उधार करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आहरण खाते उधार, क्या लिखेंगे? आहरण खाते उधार। आहरण खाता हमेशा उधार होता है। और कहाँ से निकाला है आपने? बैंक से निकाला। तो बैंक कौन हुई? देने वाली हुई। देने वाले खाते क्या करेंगे? जमा करेंगे। तो लिखेंगे बैंक खाते का, क्या लिखेंगे? बैंक खाते का। कितना निकाला है आपने घर खर्च के लिए? 1,000। तो यहाँ रकम आएगी 1,000। यहाँ पे भी लिखेंगे 1,000। विवरण में लिखेंगे घर खर्च के लिए बैंक से निकाले, क्या लिखेंगे? घर खर्च के लिए बैंक से निकाले, के लिए बैंक से निकाले। ये आपका हो गया तीसरा व्यवहार भी पूरा। उसके बाद नेक्स्ट आपको तारीख दी हुई है कौन सी? 15। क्या व्यवहार दिया है? एकाकी पेढ़ी के मालिक का आयकर रिफंड ₹500 धंधा के बैंक खाते में क्या किया? भरा। अब यहाँ ध्यान रखिए, आयकर रिफंड का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। ये किससे रिलेटेड है? आपके धंधे की पूंजी से संबंधित है। तो पूंजी ये किससे संबंधित खाता है? व्यक्तिगत खाता है। राइट है। तो यहाँ व्यक्तिगत धंधे का मालिक जो हुआ कौन हुआ? देने वाला हुआ। तो देने वाले खाते क्या करेंगे? जमा करेंगे, क्योंकि वो आयकर रिफंड भर रहा है। और आयकर जो व्यवहार है वो व्यवहार है एकाकी पेढ़ी के मालिक का आयकर रिफंड ₹500 धंधे के बैंक खाते में भरा। अब विद्यार्थी यहाँ पे क्या करते हैं कि बैंक खाते उधार करके आयकर रिफंड खाते जमा कर लेते हैं, परंतु ऐसा करना नहीं है। आयकर रिफंड जो है वो धंधे के मालिक से संबंधित चीजें हैं। तो धंधे का मालिक यहाँ क्या कर रहा है? धंधे का मालिक धंधे देने वाला है, और वो आयकर रिफंड क्या कर रहा है? भर रहा है। तो आयकर रिफंड कौन भर रहा है? धंधे का मालिक भर रहा है। इसके लिए वहां पर आयकर रिफंड खाता जमा नहीं होगा। आयकर रिफंड खाते के बदले अपने क्या लिखेंगे? पूंजी खाता जमा करेंगे। तो ये गलती से भी करें नहीं, आयकर रिफंड के बदले क्या लिखना है आपको? पूंजी खाते का। क्या लिखना है? पूंजी खाते का। क्लियर? यहाँ बैंक में भरा है तो बैंक कौन हुई? पाने वाली हुई। और पूंजी खाता क्या हुआ? जमा हुआ। जब भी आयकर जो है, आयकर का खाता, ये कौन सा खाता है? व्यक्तिगत खाता। तो वहाँ नियम कौन सा लगेगा? व्यक्तिगत खाते का। विवरण में लिखेंगे आयकर रिफंड भरा, क्या लिखेंगे? आयकर रिफंड भरा। ओके। तो वहाँ आयकर रिफंड शब्द के बदले क्या यूज करना है आपको? पूंजी खाता लिखना है। जब भी आयकर रिफंड भरा हो तो पूंजी खाता क्या होगा? जमा होगा। कितनी रकम है आयकर रिफंड की? तो आयकर रिफंड की रकम है 500। तो 500 खाते अपने क्या करेंगे? उधार करेंगे, और 500 क्या करेंगे? जमा करेंगे। क्लियर? तो आयकर रिफंड के बदले पूंजी खाता शब्द यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, अगले व्यवहार में आपको दिया गया है कि धंधा में से निजी उपयोग के लिए 1,000 का माल और 400 नकद ले गए। तो तारीख कौन सी दी हुई है? 20। अब यहाँ पे निजी उपयोग के लिए क्या क्या लिया है आपने? माल लिया है, और निजी उपयोग के लिए क्या लिया है? नकद लिया है। तो निजी उपयोग के लिए कौन सा खाता उधार होगा? आहरण खाता उधार होगा। तो यहाँ लिखेंगे आहरण खाते उधार, क्या लिखेंगे? आहरण खाते उधार। और आहरण से गया माल खाता पहले जमा करते थे, उसके बदले अभी क्या करेंगे? अपने खरीद खाता जमा करेंगे, क्योंकि नियम कहता है कि जब भी किसी भी प्रकार से धंधे में से माल जाता है तो आपके माल में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो कमी हो रही है तो उसको क्या करेंगे? अपने जमा करेंगे। इसके लिए लिखेंगे आहरण खाते उधार,
खरीद खाते का, खरीद खाते का। उसके बाद क्या लिखेंगे, रोकड़ जा रही है तो रोकड़ खाते भी क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो आहरण खाता उधार होता है और जो धंधे में से जाता है उसके खाते क्या करेंगे, अपने जमा करेंगे। तो टोटल आपके कितने का माल लेके गए, 1000 का, तो खरीद खाते जमा कितना करेंगे आप, 1000। रोकड़ कितनी है आपकी, 400, तो यहाँ लिखेंगे कितना, 400। और टोटल आपने कितने का आहरण किया, 1400 का। ओके। विवरण में लिखेंगे निजी उपयोग के लिए माल और रोकड़ ले गए, निजी उपयोग के लिए, उपयोग के लिए माल व रोकड़ ली। तो जब भी निजी उपयोग शब्द आए तो उस समय आहरण खाता क्या कर लेना है, आपको उधार कर लेना है। और जो ले जा रहा है उसके खाते क्या करेंगे, जमा करेंगे। जब आहरण से गया माल हो तो उस समय उसके बदले खरीद खाता क्या करेंगे, जमा करेंगे। क्लियर। उसके बाद 21 नंबर पे आपको दिया गया है, पुत्री की प्रवास फीस ₹1500 धंधे में से चुकाए। अब पुत्री से संबंधित यानी ये भी क्या हुआ, धंधे के मालिक का निजी खर्च हुआ। निजी खर्च यानी कौन सा खाता उधार करेंगे, अपने आहरण खाता उधार करेंगे। तो यहाँ पे भी लिखेंगे आहरण खाते उधार, आहरण खाते उधार। और यहाँ रोकड़ में ले जा रहा है तो लिखेंगे रोकड़ खाते का, रोकड़ खाते का। कितनी प्रवास फीस भरी है उन्होंने, 1500 धंधे में से चुकाया है तो 1500 लिखेंगे। और यहाँ पे भी लिखेंगे 1500। विवरण में लिखेंगे पुत्री की प्रवास फीस चुकाई, पुत्री की प्रवास फीस चुकाई। क्लियर। तो ये व्यवहार भी आपका पूरा हो गया। नेक्स्ट व्यवहार क्या है, 28 तारीख का, गंगा फर्नीचर मार्ट में से 2000 का फर्नीचर घर के लिए खरीदा। अब यहाँ घर के लिए खरीदा तो वो क्या हुआ, निजी खर्च हुआ। निजी खर्च यानी कौन सा खाता उधार होगा, आहरण खाता। तो यहाँ पे भी लिखेंगे अपने आहरण खाते उधार, आहरण खाते उधार। और गंगा फर्नीचर मार्ट कौन है, देने वाली, तो देने वाले खाते क्या करेंगे, अपने जमा करेंगे। ओके। गंगा फर्नीचर मार्ट खाता कौन सा खाता है, व्यक्तिगत खाता है। तो यहाँ लिखेंगे गंगा फर्नीचर मार्ट खाते का, मार्ट खाते का। कितनी रकम है, 2000 उधार तरफ और 2000 लिखेंगे जमा तरफ। विवरण में क्या लिखेंगे, घर के लिए क्या खरीदा आपने, फर्नीचर खरीदा, घर के लिए फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा। क्लियर। तो जब भी निजी घर के लिए हो तो भी अपने कौन सा खाता उधार करेंगे, आहरण खाता उधार करेंगे। और यहाँ पर गंगा फर्नीचर मार्ट कौन है, देने वाला, तो देने वाले खाते क्या करेंगे, अपने जमा करेंगे। क्लियर। सिंपल सा याद रखने का, निजी खर्च यानी कौन सा खाता उधार होगा, आहरण खाता क्या होता है, उधार। और जो ले जाता है उसके खाते क्या करते हैं, जमा करते हैं। चलिए 31 तारीख का लिखते हैं। व्यवहार भी आपका पूरा हो गया, लाइन कर देते हैं। जीवन बीमा प्रीमियम ₹500 चेक से भरा। अब जीवन बीमा प्रीमियम, जीवन बीमा प्रीमियम ये कौन सा खर्च है, धंधे के मालिक से संबंधित खर्च है। यहाँ बताया था मैंने, जीवन बीमा प्रीमियम और आयकर हो तो कौन सा खाता करेंगे अपने उधार, आहरण खाता करेंगे। राइट है। तो यहाँ आहरण खाता क्या होगा, उधार होगा। और चेक से भरा है तो बैंक कौन हुई, देने वाली, तो देने वाले खाते क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आहरण खाते उधार, खाते उधार बैंक खाते का। क्या लिखेंगे, बैंक खाते का। तारीख कितनी दी है, सॉरी रकम कितनी दी है, 500 उधार और जमा में। विवरण में लिखेंगे क्या, जीवन बीमा प्रीमियम भरा या फिर LIC भरी, आप शॉर्ट में लिख सकते हो LIC भरी। क्लियर। ओके। तो अब उसके बाद में क्या करेंगे, व्यवहारों का अपने टोटल करेंगे। टोटल करते समय आपको खास ध्यान रखना है कि टोटल के नीचे डबल लाइन लिखनी है। डबल लाइन दर्शाता है कि आपका नेट टोटल है। यहाँ अपने लिखेंगे कुल योग। क्लियर। उधार और जमा का टोटल हमेशा कैसा रहेगा, समान रहेगा।
तो टोटल कितना आया 96,900, 96,900। ओके, तो इस प्रकार आपको व्यवहारों को रोजनामचे के अंदर लिखना है। पूंजी और आरण के व्यवहार करते समय खास ध्यान रखना है कि पूंजी खाता हमेशा उधार जमा होगा और जो ला रहा है उसके खाते उधार होगा, और आरण खाते में आरण खाता उधार करने का और जो निजी उपयोग के लिए ले जाए उसके खाते क्या करने का, जमा करने का। होप्स हो कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।